हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 31, द फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस। 3 डिफरेंट रेडिएशन है, उसके लिए वाई एक्सिस में फोटो करंट है और एक्स एक्सिस में एनोड पोटेंशियल है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Curve A and B represents incident radiation of different frequency and different intensity. Curve A and B represent same frequency, different intensity. Curve BC represent incident radiations of different frequency, different intensity. सारे ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है? दो चीजें, एक इंटेंसिटी की बात कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? इंटेंसिटी यदि ज्यादा है, इंटेंसिटी मतलब कि जो लाइट आ रहा है, जो फॉल कर रहा है, 1 सेकंड में जितना ज्यादा लाइट फॉल करेगा उसको कहेंगे उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइट वेव से है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा लाइट किसी सोलर पैनल पर पड़ेगा उसमें करंट उतना ज्यादा निकलेगा। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है तो फोटो करंट जो है वो ज्यादा निकलेगा। ये प्रोपोर्शनल है करंट के। जैसे ऐसे ही सोचिए, एक बॉल जो है हम किसी टेबल पे हिट करते हैं और वहां से डिफ्लेक्ट होकर कहीं और जाता है और सामने वो जो ऑब्जर्वर है वो उसको कैच कर रहा है। यदि इधर से 4-5 आदमी मिलकर बॉल को टेबल पे फेंकने लगे तो 4-5 बॉल उधर से जाएंगे, उस आदमी को ले पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ज्यादा हो गया है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना, ज्यादा नंबर में बॉल आ रहे हैं उसके पास। यहाँ पर वैसे ही है, ज्यादा नंबर में लाइट वेव फॉल कर रहे हैं और तब जो करंट उससे निकलेगा, हर एक लाइट वेव के लिए करंट निकलेगा, करंट जो निकलेगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी रिलेटेड है करंट से। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात किया, राइट? तो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है एनर्जी से, राइट? फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है एनर्जी से। यहां पर हम जानते हैं कि एनर्जी जो है सो होता है एच न्यू के प्रोपोर्शनल है। तो ये दो कंसेप्ट है, उसी को हम यूज करके इस फिगर को देखेंगे और हम अपना स्टेटमेंट चूज करेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फोटो करंट देखिए, पहले ए बी को देखते हैं। ए है ए और बी है ये दोनों के लिए अलग अलग है, राइट? फोटो करंट अलग अलग है, मतलब ए और बी के लिए इंटेंसिटी अलग है। ये जो रेडिएशन ए है, रेडिएशन बी है, वो दोनों का इंटेंसिटी अलग है। ए बी के लिए देखते हैं, इंटेंसिटी डिफरेंट है, इंटेंसिटी डिफरेंट। कौन कौन ऑप्शन आया? इंटेंसिटी डिफरेंट, डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट, वो 3 में दिया है। ए बी के लिए हम बात कर रहे थे, ए बी 2 है तो शायद ये दोनों ही में दिया हुआ है डिफरेंट इंटेंसिटी, तो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखना होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हम देखते हैं, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन छोड़ के जो भी एनर्जी बच गया वो क्या होता है? उसका काइनेटिक एनर्जी। ये प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम कैसे जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितना है? हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यहां पर रिटार्डिंग पोटेंशियल है, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जितना ज्यादा इसका एनर्जी रहेगा, हमें रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां पर ए और बी का देखिए, ए और बी दोनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सेम है। इसका मतलब है कि उसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का सेम है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये नहीं होगा। डिफरेंट इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी, हाँ बी का हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब आगे आपको और देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप श्योर है तो आपको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि हम यहाँ पर ट्यूटोरियल के लिए इसको हम बता देते हैं, आगे वाला भी देख लेते हैं। BC को देखते हैं, B और C को देखते हैं। पहले इंटेंसिटी देखते हैं और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है, तो B और C, BC किधर है? ये दोनों है BC। यहां पर देखिए फोटो करंट सेम है, इसका मतलब है इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है करंट के,
करंट सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगी। अब फ्रीक्वेंसी देखें, ये देखिए सी का है, ये देखिए बी का है। सी का जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है निगेटिव में, साइन छोड़ दें तो सी का ज़्यादा है, इसका मतलब एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा है सी के लिए कंपेयर टू बी के लिए, तो ये दोनों का डिफरेंट है। तो बीसी में देख लीजिए इंटेंसिटी सेम यहाँ पर है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, उसने बोल दिया फ्रीक्वेंसी सेम, तो ये गलत हो गया, ऐसा ही होते होते गलत हो गया। तो इस तरह से आंसर हमारा 2 है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited states of hydrogen atom। बोर महोदय का जो है सो थ्योरी चलते हैं लेके, जो एटॉमिक थ्योरी उसने दिया था, उस थ्योरी के अनुसार हमें एनर्जी पता है किसी भी से ऑर्बिट में एनर्जी जो है सो होता है -13.6 बाय n स्क्वायर टाइम्स z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, z जो है सो 1 हो गया। तो यहां पर हम केवल बात करेंगे -13.6 बाय n स्क्वायर। ठीक है, T1 क्या है? T1 है एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और T2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये दोनों का रेशियो मुझे बताना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 1 क्या है? वो ग्राउंड स्टेट है, पहले ग्राउंड स्टेट, उसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो T1 बताना है, T1 मतलब n इक्वल टू 2 पर, E2 पर, और T2 E3, यही दोनों का वैल्यू रख देना है। ये हो गया -13.6 बाय 2 मतलब 4 टाइम्स -13.6 n इक्वल टू 3 मीन्स 9, तो 9/4 ये आपका आंसर है, 9/4, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियोएक्टिव मटेरियल A हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा। A का जो डीके कांस्टेंट है 8 लैम्डा है और B का जो डीके कांस्टेंट है वो सिंपली 1 लैम्डा है। कौन ज़्यादा तेजी से डीके करेगा? जिसका डीके कांस्टेंट ज़्यादा है, ये लैम्डा A कहते हैं, इसको लैम्डा B कहते हैं। ये जो A है वो ज़्यादा फास्ट डीके करेगा क्योंकि उसका डीके रेट जो है, डीके कांस्टेंट वो बहुत ज़्यादा है। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, Na इक्वल टू Nb इक्वल टू N0 कहते हैं इनिशियली, T इक्वल टू 0। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल A टू द B विल बी 1/A। तो ये कैसे चेंज करता है? ये जो चेंज करता है इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्टिव पार्टिकल्स, वो होता है इनिशियल में जितना था एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ए के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ ए लिखेंगे, बी के लिए भी सिंपली ऐसे ही है, इनिशियली उसका टाइम कितना है, दोनों सेम है इनिशियली, लैम्डा बी टी। ये रेशियो बोला है A to B 1/E है, A to B 1/E है। यहां से कितना निकलेगा? इतना, और क्वेश्चन में कहा गया कि ये रेशियो है 1/E। लैम्डा ए कितना है? 8 लैम्डा टी, और ये है लैम्डा टी। ये कितना हो गया? -8 में से -1 चला गया तो -7 लैम्डा टी। इसको हम उलट देते हैं, ए हो गया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 लैम्डा टी। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ln e, या फिर यहाँ पर उतना नहीं करना है लॉग, इसका पावर जो है 1 है, इसका पावर 7 लैम्डा टी है 1। तो यहाँ से टी निकल आया 1/7 लैम्डा। ये टी ही पूछ रहा है, वो कौन सा टाइम है जब रेशियो ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स ऑफ ए टू द बी विल बी 1/E, ये पूछा था, 1/7 लैम्डा, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन फॉरवर्ड बायस्ड है? फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है, कोई भी डायोड है
तो फॉरवर्ड बायस्ड में इसको ये जो है इसको कनेक्ट होना चाहिए प्लस से और इसको कनेक्ट होना चाहिए माइनस से, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल पर। ये कंपैरिजन है हायर लोअर, ये कोई जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्या करके, यहाँ पर ये -4 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, ये क्या ज़्यादा है -4 से? नहीं, -4 ज़्यादा है -2 से? नो। यहाँ पर 2 वोल्ट क्या ज़्यादा है 5 वोल्ट से? नो। यहाँ -2 क्या ज़्यादा है 2 से? नो। लास्ट वाला 0 क्या ज़्यादा है -3 से? यस, यही आंसर हो गया हमारा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज नेग्लिजिबल, सेल यहां पर दिख रहा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज, सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर 2 डायोड है, डायोड 1 को देखिए, इसका ये पार्ट जो है सो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है 5 वोल्ट से, और ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, मतलब ये जो है सो फॉरवर्ड बायस्ड। इसका ए पोर्शन हायर से कनेक्टेड होना चाहिए, लोअर से कनेक्टेड है, ये पोर्शन लोअर से कनेक्टेड होना चाहिए, हायर से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हटा देते हैं, ये भूल जाते हैं, यहां पर हम केवल ये देखते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आइडियल है तो 0 होगा, कुछ दिया नहीं है, लेकिन बहुत कम होगा, जो भी होगा यदि होता भी तो बहुत कम होता, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है। ये 20 ओम, ये 30 ओम, ये 5 वोल्ट है। अब सिंपली एक सिंपल सर्किट है, करंट कितना फ्लो करेगा इससे? I = 5 वोल्ट, बाय सब रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, इसका 20, इसका 0, इसका 30, 5/50, 5/50, ऑप्शन नंबर 2, ये आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3, टोटल डिस्टेंस s, सेकेंड 1/3, थर्ड जो 1/3 है, ये 10 km/h की स्पीड से चल रहा है, सेकेंड वाला 20 km/h की स्पीड से चल रहा है, और थर्ड वाला 60 km/h की स्पीड से चल रहा है। एवरेज स्पीड बताना है, इसके लिए फार्मूला है एवरेज स्पीड बताने के लिए, और फार्मूला ये है कि वेरियस डिस्टेंस ब्लॉक चली है, यहां पर डिस्टेंस ब्लॉक दिया है ना, तो डिस्टेंस ब्लॉक के लिए फार्मूला है 1/average v = sum over FSI, नीचे है तो यहां नीचे लिखेंगे vi। FSI क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टेंस कवर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टेंस कवर्ड। सम है, सम करते हैं, पहले इसका इस ब्लॉक का, फिर इस ब्लॉक का, फिर इस ब्लॉक का निकालेंगे। इस ब्लॉक का जो फ्रैक्शनल डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? s/3 आउट ऑफ s, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका फ्रैक्शन कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल हियर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये 1/3 हो गया। vi कितना है? 10 km/h। सेकेंड ऐड करना है, सेकेंड तीनों का फ्रैक्शनल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सीधे है 1/3, 1/20, थर्ड का भी वही है 1/60, ये है 1/11। ये तीनों यहाँ पर नीचे है, इसको यहाँ ले जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/20, ये हो गया 1/60। इसको जो है सो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, इसको 3 से, ऐसा क्यों किए? इसलिए कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ पर ये 6 है तो 6, 3, 9, 1, 10, डिनोमिनेटर सेम है, तो भी कितना हो गया? 6 × 3, 18 km/h। आपका आंसर हो गया 18 km/h, ऑप्शन नंबर 3। ये फार्मूला नहीं पता है आपको? कोई बात नहीं, यदि ये फार्मूला नहीं पता है तो आप यूजुअल मेथड से निकालिए। मेथड पर एवरेज स्पीड कितना होता है?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है s, टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2 प्लस t3। यहां पर कितना टाइम लगा पहले हम यहां से देख लीजिए, t1 इक्वल टू s बाय 3, s इक्वल टू vt होता है, तो t इक्वल टू s बाय v होता है, s है s बाय 3 और v है 10 t2। यहाँ हम कोई ध्यान नहीं दे रहे इसका यूनिट पर, क्योंकि सबका यूनिट सेम है और उस यूनिट में फाइनल आंसर दिया है। सेकंड केस में भी s बाय 3 20 और t3, यहाँ से सेकंड थर्ड केस में डिस्टेंस है s बाय 3 और डिनोमिनेटर में उसका स्पीड है 60, s बाय 3 10, ये s हो गया यहाँ पर, और ये था s बाय 3 टाइम 10, सेकंड बुलाया था s बाय 3 टाइम्स 20, थर्ड बोला था s बाय 3 टाइम्स 60। अब क्या करते हैं, यहां से s बाय 3 कॉमन कर लेते हैं, s बाय 3 इसको ऊपर ले जाते हैं, इधर आ गया 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आप आंसर कीजिए। s चला गया, वो s चला गया इधर 3, ये 3 है, तो 3 ये कितना आ जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लीजिए 60, 6 प्लस 3 प्लस 1, 3 टाइम्स 60 बाय 10, 18 किलोमीटर पर, सेम आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड ए बी। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, और ए बी की रिजिड रॉड है। The rod slides along perpendicular rail, ये दो रेल है, ये रेल है perpendicular rail as shown here, और ये ग्राउंड है। The velocity of A to the right is 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी A का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में। What is the value of velocity B? B का वैल्यू क्या होगा, ये डिपेंड करता है एंगल पर। जब एंगल जो है 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखिए कंस्टेंट प्रॉब्लम है, कंस्टेंट प्रॉब्लम मतलब कोई चीज उसमें चेंज नहीं होता है, कंस्टेंट है। यहां पर लेंथ जो रॉड का है वो चेंज नहीं होता है। अनचेंज्ड, इसी का फायदा हम उठाएंगे। इसको मान लेते हैं L है, कोई पर्टिकुलर टाइम में ये y है, ये x है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। L तो कांस्टेंट है, L चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका टाइम के साथ में वेरिएशन क्या है 0। इसका एक्स स्क्वायर का x चेंज कर रहा है, टाइम के साथ इसका निकालना है। y ये भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये तो चेंज नहीं कर रहा है, तो ये 0 हो गया, कांस्टेंट है। इसका हो गया 2x dx बाई dt, और इसका हो गया y स्क्वायर का 2y dy बाई dt, 2x dx बाई dt। ये x जिस रेट से बढ़ रहा है वही तो भी ये है, x जिस रेट से बढ़ रहा है, डिस्टेंस जिस रेट से बढ़ रहा है वही उसका वेलोसिटी है a का। और वैसे y के लिए तो v भी हमें निकालना था, वो कितना आया माइनस एक्स बाई वाई वी ए। एक्स कितना है, एक्स बाई वाई, यहां से देखिए बताइए एक्स बाई वाई क्या हुआ, ये कॉट अल्फा है, इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा वी ए। वी ए का माइनस कॉट अल्फा मतलब 60 डिग्री, और वी ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। कॉट 60 कितना होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर 3 टाइम्स 10,
ऊपर नीचे हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि रेशनलाइज हो जाए डिनोमिनेटर। ये 3 आया और 10 टाइम्स 1.732, ये कितना आया 3, ये 17.3 हो गया। यहीं पर हम इसको लिख देते हैं 17.3, 17, 2, 3 की 24 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है वाई ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है, बीच फॉलिंग या नीचे आ रहा है, जो भी कहना है। ये वाई इधर पॉजिटिव है, वो नीचे आ रहा है, वाई घट रहा है। माइनस का मतलब वाई घट रहा है, नीचे आ रहा है। तो 5.8 मीटर पर सेकंड आंसर ये। यहां पर आप ये नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम tan अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स कर लेंगे और y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में dx बाई dt और tan अल्फा को वैसे ही छोड़ देंगे और यहां से भी y इज इक्वल टू वी एक्स टाइम्स tan अल्फा, अल्फा मतलब 60 डिग्री, और ये भी x जो है सो 10 टाइम्स tan 60 स्क्वायर रूट ओवर 3, तो 17.3 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं कर सकते थे, ये वाला आंसर वो नहीं कर सकते, ये गलत है। और क्यों गलत है इसमें? इसमें गलती क्या है? गलत है तो कहीं तो गलत होगा। गलती है कि जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर tan अल्फा को आप एज्यूम कर रहे हो कि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। अल्फा डिपेंड करता है एक्स और वाई पर। अल्फा जो है सो फंक्शन है एक्स और वाई का, अल्फा जो है सो फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसको यहां पर आप कांस्टेंट नहीं ले सकते, ये गलती किया। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, एक और मेथड बता देते हैं। इसको तो कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हम जस्ट एक और मेथड बताते हैं। यहीं पर जहां आपने गलती किया, ये tan अल्फा को कांस्टेंट लेके हम यदि चाहते तो tan अल्फा को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको भी एक फंक्शन मानते और इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और तब फाइनली हमें उसका वैल्यू मिल सकता था। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं क्यों करना चाहता। एक मेथड ये है कि इसमें देखिए जब ऊपर से नीचे आ रहा है इसमें कुछ टेंशन है, राइट, इसमें भी कुछ टेंशन है, और जो वर्क डन होता है बाय टेंशन, बाय इंटरनल फोर्सेस, वो होता है जीरो। यदि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जीरो नहीं होता तो गजब हो जाता है। इंटरनल फोर्सेस ही बहुत सारा वर्क डन करके उसका एनर्जी बढ़ा देता है, अपने आप सब चीज़ों का एनर्जी बढ़ जाता है बिना कोई काम किए हुए। सब इंटरनल फोर्सेस ही आपस में काम करते हैं और उस एनर्जी बढ़ा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो है जीरो होता है। तो इसमें मान लीजिए टेंशन टी है, तो वर्क डन कितना होगा टेंशन टी, और इधर इसका स्पीड है, ये एक्स है ये वाई है, नहीं एक्स है ये वाई है। तो ये यदि y चला है, यहाँ से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस से चला है, ये y तो नहीं, इसको y प्राइम या कुछ कह लेते हैं, y1 कह लेते हैं, ये डिस्टेंस चला, इधर ये x1 डिस्टेंस चला, अब यहाँ से यहाँ तक आ गया ऐसे। तो ये कितना वर्क डन किया, y1 इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये एंगल यहाँ पर है, तो ये एंगल 90 माइनस कितना हो गया, ये एंगल ये हो गया 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये दोनों को एक साथ में लिखना होगा ना। वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या सिंपली वर्क डन जो है सो लिखते हैं फोर्स डॉट प्रोडक्ट एस। तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए एफ एस कॉस अल्फा या थीटा जो भी है, यहाँ पर एफ एस टी, फोर्स की जगह टी है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर ये y1 है, कॉस एंगल है उसके बीच में 90 डिग्री माइनस अल्फा, प्लस ये वाला देखिए ये टेंशन टी, यहाँ पर ये चला है x1, दोनों के बीच का एंगल ये वाला इधर है और ये एंगल ये वाला हो गया, राइट। टेंशन इधर है, एंगल इधर है, कॉस 180 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टी तो कट जाएगा क्योंकि बाहर चला गया, y1 कॉस का हो गया साइन अल्फा
ये cos 180 माइनस अल्फा जो है सो हो गया cos अल्फा x1। तो इस तरह से y1 कितना आया cot अल्फा x1। ये जो y के लिए आ गया है तो यही जो है सो वेलोसिटी के लिए भी आएगा vy इक्वल टू cot अल्फा x1 vx। क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कोई टाइम में ट्रेवल किया ना, तो पर यूनिट टाइम में कितना, मे बी इन डेल्टा टी टाइम। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें तो कुछ टाइम लगा होगा, डेल्टा टी टाइम लगा। अब यदि हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो ये हो गया वेलोसिटी और एक्स और बी पार्टिकल, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक और मेथड बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये रॉड है, ये इधर मूव कर रहा है तो इसका ये कंपोनेंट होगा इधर मूव करने का, राइट। और ये इधर मूव कर रहा है तो इसका भी एक कंपोनेंट होगा इधर मूव करने का। इसका जो कंपोनेंट इधर मूव करने का है सो वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ए बी वो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग ए बी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि ए वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ए बी ज्यादा है इससे, तभी इसको क्या करेगा, रॉड को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन रॉड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो रिजिड है। इसका मतलब दोनों को सेम होना पड़ेगा। वैसे यदि ज्यादा होता है वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल अलोंग द रॉड ज्यादा होता है ए के कंपैरिजन में, तभी एक्सटेंड कर देता है। तो ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है, नहीं कॉम्प्रेस हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग रॉड दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी वी वाई है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी वी एक्स है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा हो गया। तो इसका कंपोनेंट अलोंग ए बी क्या हो जाएगा, वी वाई कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस अल्फा। वैसे इसके लिए वी वाई वी एक्स, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, अलोंग ए बी कॉस अल्फा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वी वाई साइन अल्फा इक्वल टू वी एक्स कॉस अल्फा। और वी वाई निकालना था, साइन नीचे जाके इधर बन गया कॉट अल्फा वी एक्स। यही आपका आंसर है, यही पहले भी आया था। वी एक्स जो है सो 10 है और कॉट अल्फा कॉट 60 डिग्री जो कि 1/10/√3 डिवाइड कीजिए तो 5.8 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे कई मेथड्स बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए एंड ऑफ मास 2 kg एंड द टेबल इज शोन इन द फिगर इज 0.2। यहाँ पर जो म्यू एस है उसका वैल्यू है 0.2। ये जो है सो 2 kg का ब्लॉक है। ये जो है कितना का ब्लॉक है नहीं पता, mkg वो पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव इक्विलिब्रियम में। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर एज्यूम्ड टू बी स्मूथ एंड मासलेस। ये मासलेस है, पुली ये स्मूथ है। क्या मतलब है ये स्मूथ है ये मासलेस है? यदि ये स्मूथ है तो दोनों साइड में इधर जो टेंशन है वही टेंशन इधर होगा। यदि स्मूथ नहीं है तो ये दोनों टेंशन अलग होगा। क्यों? तब टॉर्क काम करने लगेगा, और जब टॉर्क लगेगा तो इसका मोमेंट पे इनर्शिया है, कुछ तो मास होगा इसका, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया और तब टॉर्क होना चाहिए। तो दोनों साइड में जो टॉर्क है वो टेंशन यदि अलग रहेगा तभी ये टॉर्क जो है सो कुछ नॉन नेगेटिव आएगा। ओके, और ये मासलेस हुआ तब स्ट्रिंग में ये टेंशन हर जगह सेम है। यदि ये मासलेस है, यदि हर जगह से यदि मासलेस नहीं होता तो नीचे में टेंशन ज़्यादा होता है, ऊपर में टेंशन कम होता है, क्योंकि नीचे वाले जो टेंशन है उसका ऊपर वाले का वेट को भी सपोर्ट करना है। वो उल्टा बोलती है, ऊपर वाले का टेंशन ज़्यादा होगा नीचे से, क्योंकि नीचे वाले का वेट भी सपोर्ट करना है। खैर वो सारी चीज़ें नहीं है, तो हर एक जगह टेंशन सेम है और पुली के दोनों साइड भी टेंशन सेम है क्योंकि पुली स्मूथ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका 3 बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक ही वेट तो लग रहा है नीचे mkg, तो mg, और दूसरा टेंशन इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये है मैक्सिमम कितना, ये मैक्सिमम है म्यू एन। म्यू एन मतलब 0.2 टाइम्स n, n मतलब 2g।
यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें कोई मोशन नहीं हो रहा है तो n इज इक्वल टू mg 2g। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो दोनों फोर्स सेम होगा 2g। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको देखें या इसको देखें, जिसको भी देखना है इसी को देखते हैं। एक फोर्स तो इधर लग रहा है 0.2 टाइम्स 2g और वही फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। उसने बोला ब्लॉक को मूव नहीं करना है, इसकी इक्वेशन 1 है। यहाँ पर भी देख लें mg नीचे लग रहा है, ऊपर में टेंशन लग रहा है और मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों फोर्स सेम है। ये दोनों से हम निकाल लेंगे m का वैल्यू क्या होगा। t हटा देते हैं, यहाँ पर t की जगह mg लिख देते हैं। 0.4g इक्वल टू mg। g तो चला गया, m आ गया 0.4 किलोग्राम। 0.4 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन है। उसने कह दिया ब्लॉक मूव नहीं करता है तो फोर्सेस जो है सो दोनों ब्लॉक पर नेट फोर्सेस 0 है। यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, मतलब अपवर्ड फोर्स इसका टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ लेफ्ट साइड फोर्स इसका टू राइट साइड फोर्स। लेफ्ट साइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लिए। इसने पूछा कि मैक्सिमम क्या हो सकता है इसका मास, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास। इससे यदि 0.4 kg से कम रहेगा तो भी ये मूव नहीं करेगा और तब ये फोर्स नहीं लगेगा इतना। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इधर कहीं लिखते हैं, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू, उसको एफएस कहें, एफएस का वैल्यू जो है सो 0 से स्टार्ट होता है और ये म्यू एन के बीच में रहता है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। जब इस पर हम अभी 0.4 kg लिए हुए, मतलब 400 ग्राम, यदि 200 ग्राम लेते तो ये भी उतना ही फोर्स लगाता कि ये 200 ग्राम के 200 ग्राम टाइम्स जी, उतना ही फोर्स ये लेफ्ट में भी लगाता, मतलब उससे कम हो जाता। अभी जो लगा रहा है 0.4 g लगा रहा है, तब वो 0.2 g लगाता क्योंकि ये एडजस्टेबल फोर्स है। ये फोर्स जरूरत के हिसाब से आता है। यदि इस पर कोई वेट नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब 0 है। थोड़ा सा लगा तो उसने भी उतना ही लगाया ताकि वो स्टैटिक रहे, वो रोकना चाहता है उसे। लेकिन धीरे धीरे इसका एक लिमिट है। यदि हमने फोर्स बढ़ाता चला गया और भी इधर राइट साइड में टेंशन बढ़ाते चला गया तो एक समय आएगा जब वो लगेगा, ये गिव अप कर देगा कि नहीं अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, मैं इससे ज़्यादा अब नहीं रोक सकता, इससे यदि ज़्यादा है तो तुम जाओ जहाँ जाना है। एनीवे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose with a speed of v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? देखिए हम यहाँ पर जो है सो कंसिडर कर रहे हैं एक पानी v से निकल रहा है और यही पानी जो है सो हम इसको देख रहे हैं, इस सबका स्पीड v है। तो v टाइम्स डेल्टा टी, कोई डेल्टा टी टाइम में ये कितना बड़ा कॉलन बनाएगा, इतना बड़ा कॉलन बनाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा, मास है कैपिटल M बोलेंगे क्योंकि स्मॉल m जो है सो मास है 1 यूनिट लेंथ का। 1 यूनिट लेंथ का मास है m और ये कितना लेंथ है v डेल्टा टी। ये आ गया इसका टोटल मास और इसका स्पीड क्या है वो तो देख रहे हैं कि v है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर। एम की जगह पर लिखते हैं एम वी डेल्टा टी वी स्क्वायर। वो भी तो दोनों सेम है, ये दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं। भी पूछा क्या है, रेट ऑफ एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इंपार्टेड टू वाटर। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट पूछ रहा है मतलब पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आया डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है डेल्टा टी। इतना काइनेटिक एनर्जी दिया गया डेल्टा टी टाइम, तो 1 यूनिट टाइम में कितना दिया गया, हाफ एम, ये भी स्क्वायर है ना, भी स्क्वायर होना चाहिए, वी क्यू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, ये खत्म हो गया, हाफ एम वी क्यू, यही आंसर हो गया, हाफ एम वी क्यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
3 particles, each of mass m grams, situated at the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle है जिसका लेंथ है L, ये भी L, ये भी L, ये भी L. The moment of inertia of the system about the line AX, ये जो AX है, ये A, ये X है, perpendicular to AB, AB, इसके perpendicular है, in the plane of ABC, ABC के plane में, in ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में क्या होगा? मतलब सिंपली हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट AX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AX निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से आया, जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल है उसके लिए क्या होता है, मास, सबका मास लो, सबका डिस्टेंस लो, स्क्वायर करो. पहला का देखते हैं, मास ऑफ A, डिस्टेंस ऑफ A स्क्वायर, मास ऑफ B, डिस्टेंस ऑफ B स्क्वायर, मास ऑफ C, डिस्टेंस ऑफ C स्क्वायर, मास ऑफ M कुछ तो है, M है सबका मास, डिस्टेंस यहाँ पर उसका 0 स्क्वायर है, 0 हो गया. B के लिए भी मास M है, डिस्टेंस ये L है, L स्क्वायर. C के लिए मास है M और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हाफ हाफ कर देगा, L/2 स्क्वायर. तो ये 0 ml स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 4, 5/4 ml स्क्वायर. यही आपका आंसर है, 5/4 ml स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3. तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं. जो फिर बेसिक डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स, सम ऑफ मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर. और ये जो डिस्टेंस है हमें उस एक्सिस से बताना है जिस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा रहा है. इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों इसको बनाना. लेकिन यदि आपको बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं ऐसे भी. ABC हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है. हम एक एक्सिस यहाँ पर लेते हैं इधर से, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर पड़ेगा, राइट, जिसको G कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं. पहले हम क्या करते हैं, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और तब हम जो है सो ये x के अबाउट में निकालेंगे. इस एक्सिस के अबाउट में क्या हो जाएगा, हम पैरेलल थ्योरम लगा रहे हैं, पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये दोनों पैरेलल है और ये सेंटर से होकर जा रहा है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AX इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस ये सिस्टम का जो मास है m और ये जो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2. इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से ये L/2 और L/2 हुआ, L/2 स्क्वायर. अब I0 निकालना है, इधर हम I0 निकालते हैं, इसके अबाउट I0. तो पहले MA यहाँ पर डिस्टेंस L/2 है उसका स्क्वायर, MB यहाँ पर और उसका जो डिस्टेंस है L/2 स्क्वायर. तीसरा MC डिस्टेंस 0 है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है और दोनों का डबल किया गया है, 2 टाइम्स M टाइम्स L स्क्वायर बाय 4. तो ये आ गया ml स्क्वायर बाय 2. इसी को वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ml स्क्वायर बाय 2 और इधर है ml स्क्वायर बाय 4. ये कितना हो गया, 3 ml स्क्वायर. नहीं, समथिंग यहाँ कुछ गलती हो गया, और गलती ये हो गया, ये कैपिटल M जो है उसको मैंने स्मॉल m लिख दिया है. ये कैपिटल M है, ये है मास ऑफ सिस्टम, किसी एक पार्टिकल का नहीं, सबका मास ऑफ सिस्टम. तो ये सबका पार्टिकल का मास कितना है, 3m है ये. और तब ये हो जाएगा 2 + 3 5 ml स्क्वायर. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर 40. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 to 50 सॉल्व करेंगे. थैंक यू.